हेलो। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कृष्णा जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का आज जो विषय हमें आपको पढ़ाना है, उस विषय का नाम है शोध का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति एवं उद्देश्य। आप लोग अपने पाठ्यक्रम में देखेंगे आपको शोध के प्रकारों के बारे में पढ़ना है, लेकिन आप शोध के प्रकार को तभी समझ पाएंगे जब आप शोध के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य को समझें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि शोध क्या है। शोध को समझने के बाद में ही आप शोध के प्रकारों की ओर बढ़ पाएंगे। शोध, जिसे कि आप लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। ठीक है, आज के इस पूरे व्याख्यान में हम लोग शोध के अर्थ को समझेंगे, शोध की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की विवेचना करेंगे, जिसमें एलवी रेडमैन, ड्रेवर, पीवी यंग और कर्लिंगर की परिभाषाएं प्रमुख होंगी। इसके पश्चात हम शोध की सामान्य प्रकृति को पढ़ेंगे और शोध के उद्देश्य को पढ़ेंगे। इस तरीके से आज के इस संपूर्ण व्याख्यान में हम इन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पहले बिंदु के अंतर्गत हम आते हैं, जिसमें कि हमारा है कि शोध का अर्थ क्या है। देखिए, शोध, जैसे कि इंग्लिश में आप कहते हैं रिसर्च, रिसर्च यानी कि किसी खोज की पुनरावृत्ति। ठीक है, बार बार खोज करना। ठीक है, जो फ्रांसीसी भाषा के रिसर्ची शब्द से रिसर्च बना हुआ है। मूल में इसका एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू लुक यानी कि देखना, टू इन्वेस्टिगेट खोज करना, या फिर सब दिशाओं की ओर जाना यानी कि चौतरफा जाना या चौतरफा विवेचन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि शोध क्या होता है, तो आप सामान्य भाषा में यह कहेंगे कि शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी नए ज्ञान की खोज करते हैं, या फिर पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं, या प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करते हैं। मैंने कहा प्रदत्तों में व्याप्त, प्रदत्त आंकड़ा डाटा, यानी कि हम दो चरों के बीच में संबंधों का स्पष्टीकरण करते हैं कि संबंध किस प्रकार का है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। अब मैंने यहां पे बताया नए ज्ञान की खोज करना, पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करना और चरों के बीच में संबंधों का स्पष्टीकरण करना। ये तीनों बिंदु आपको पुनः मैं इनकी पुनरावृत्ति करूंगा, लेकिन उस समय जब पूरा व्याख्यान खत्म हो जाएगा तब आप शोध के इन अर्थों के इन बिंदुओं से भली भांति वाकिफ हो जाएंगे। अब आप पहली परिभाषा सुन लीजिए एलवी रेडमैन की। एलवी रेडमैन कहते हैं कि जो शोध है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। कैसा प्रयास है? व्यवस्थित प्रयास है। क्या चीज प्राप्त करने का? नवीन ज्ञान प्राप्त करने का। आपने वहां पे पहला बिंदु क्या सुना था अभी? नए ज्ञान की खोज करना। देखिए, और यहां पे क्या हमने बताया? नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। देखिए, शोध के मूल में क्या चीज छिपी हुई है? जिज्ञासा छिपी हुई है। अगर आप कुछ देखते हैं और कुछ देखने से आपको जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा क्यों पैदा होगी? क्योंकि जो आप देख रहे हैं और जो आपने आज तक देखा है, यानी कि जो आज तक आपने देख के ज्ञान प्राप्त किया है और जो वर्तमान में देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ गैप है, कुछ रिक्तता है, कुछ अलग है। तो आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये रिक्तता क्यों है, ये अलग, इस जो हमने आज तक पढ़ रखा था ये उससे अलग क्यों हमें समझ में आ रहा है। तो यहीं से एक जिज्ञासा आपको उत्पन्न होती है। ये जिज्ञासा क्या करने के लिए आपको प्रेरित करती है? शोध प्रेरित करने के लिए करती है कि ये रिक्तता क्यों आई। तो उस रिक्तता को भरने के लिए आप जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो सर्वथा नवीन होता है, क्योंकि वो उन दोनों
चीजों को जोड़ने वाला होता है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा कि आदमी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं को वो संतुष्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। अभी हम आपको एक व्यवहारिक शोध का जैसे कि आप अपने जीवन में या आप अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से शोध करते हैं या किस तरीके से इस तरीके की पद्धतियों को अपनाते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष में, उसका हम एक व्यवहारिक उदाहरण देंगे, है ना, उसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन अभी ये समझिए कि शोध नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। ठीक, इसके बाद में एलवी रेडमैन के बाद में अब आप आ जाइए ड्रेवर की परिभाषा पे। ड्रेवर कहते हैं कि शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए व्यवस्थित खोज से है। ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए व्यवस्थित खोज से है। ड्रेवर भी एक शब्द शोध के साथ में आप लोग लगातार देख रहे हैं। पहली परिभाषा में आपने देखा, दूसरी परिभाषा में देखना, वो है व्यवस्थित। यानी कि आप कौन सा प्रयास कर रहे हैं? आप व्यवस्थित प्रयास कर रहे हैं। आप कौन सी खोज कर रहे हैं ज्ञान के लिए? आप व्यवस्थित खोज कर रहे हैं। यानी के लिए शोध क्या होता है? व्यवस्थित होता है और क्रमबद्ध होता है। यानी कि कोई चीज जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं है वो शोध नहीं हो सकती। इसीलिए जो आपके बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान जब आप अव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो वो शोध की कोटि में नहीं रखा जाता। अब पीवी यंग के अनुसार आ जाइए। पीवी यंग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शोध एक व्यवस्थित विधि है। देखिए, इन्होंने व्यवस्थित शब्द का इस्तेमाल करके जो बात कही जा रही थी वही बात कही है कि व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है। नए तथ्य खोज लिए जाते हैं, पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है। पुष्टि करने का मतलब यह है जो पुराने तथ्य विगत समय में लागू थे या विगत समय में जो तथ्यों की श्रेणी में आते थे या विगत समय में जो प्रासंगिक थे वो क्या वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं? क्या उनकी प्रासंगिकता उतनी ही है, घटी है या बढ़ी है? इस चीज की पुष्टि की जाती है। उनके अनुक्रमों, परस्पर संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं एवं प्रकट नियमों जो उन्हें प्रचालित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। दो चरों के बीच में क्या संबंध है? क्या वो संबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है? क्या कारण है उनके इस प्रकार के संबंध को विकसित करने के पीछे? इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है। अब पीवी यंग की ये परिभाषा अत्यंत विस्तृत है। अब कर्लिंगर ने देखिए बताया कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, वैज्ञानिक शोध क्या होता है। उन्होंने वैज्ञानिक शोध को परिभाषित करते हुए बताया कि वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के ज्ञान हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक तथा आलोचनात्मक खोज है। इन्होंने बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग किए हैं, जैसे कि परिकल्पना इस्तेमाल किया है जो कि आप यूनिट 3 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने कल आपको इशारा भी किया था कि परिकल्पना क्या होता है। तो परिकल्पना के बारे में मैंने आपको बताया था कि परिकल्पना किसी शोध समस्या के लिए एक प्रस्तावित समाधान है। तो उन परिकल्पनाओं के व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक और का आलोचनात्मक खोज है। यानी कि जो आपकी शोध समस्या है उसके जो उसका समाधान होगा उसका व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक और आलोचनात्मक खोज करता है उन परिकल्पनाओं के बीच में और प्राकृतिक घटनाओं के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को जानने की कोशिश करता है। तो ये इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को इलेबोरेट करते हुए बताया है। अब हम आपको जरा सा एक एग्जाम्पल द्वारा यह बता दें कि आपके जीवन में रिसर्च किस तरीके से शामिल रहती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। जैसे कि मैं एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं। इस व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस व्यवहारिक उदाहरण में मैंने विभिन्न पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की है जिसके द्वारा आपको संपूर्ण बातें समझ में आ सके। जैसे कि आप कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप जगदीशपुर में रहते हैं, मान लीजिए कि आप आरा में रहते हैं और आप 6 महीने के लिए अपने घर से दूर कहीं चले गए।
6 महीने बाद आप वापस लौटते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके घर के सामने जो बगीचा था वो बगीचा तहस नहस हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है। आप अपने बगीचे की एक छवि अपने मन में लेकर के गए थे कि आपका बगीचा सरसब्ज है, हरा भरा है, उसमें फूल हैं, फल हैं। आप जब लौटे तो आपने दृश्य देखा कि वो जो बगीचा है वो बगीचा क्या हो चुका है, थोड़ा सा तहस नहस हो चुका है। अब आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आपके ज्ञान में दरार आई। आप जो चीज देख के गए थे और आपने जो देखा उसके बीच में अंतर हुआ। इस अंतर ने क्या जन्म लिया? जिज्ञासा का, कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा बगीचा इस हाल में कैसे और क्यों पहुंचा। आप बहुत परेशान हुए। आपने सोचा कि अब इस समस्या का समाधान खोजा जाए। तो आपने सोचा, देखिए आप सोच रहे हैं, आपने सोचा कि या तो आंधी तूफान के द्वारा ऐसा हुआ है, ठीक, या तो किसी जानवर ने ऐसा किया है, या तो किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। आपकी समस्या क्या थी कि आपके बगीचे को किसने तहस नहस किया। आपने अपने उस समस्या के लिए 3 समाधान सोचे। पहला समाधान, या तो आंधी पानी तूफान प्राकृतिक कारणों से ऐसा हुआ है, या किसी जंतु द्वारा हुआ है, किसी जानवर द्वारा हुआ है, या फिर किसी मनुष्य द्वारा हुआ है। अब देखिए, ये जो आपने सोचा या जो आपने समाधान प्रस्तावित किए, इन्हीं को आप सामान्य भाषा में परिकल्पना कह सकते हैं। समझ में आया? मैंने आपको एक टर्म यहां पे समझाया, परिकल्पना। आपने सबसे पहले आपको समस्या का अनुभव किस तरीके से हुआ, फिर आपने उस समस्या के लिए जो समाधान सोचा वो क्या हुआ, परिकल्पना। अब आपने ये परिकल्पना सोच तो ली, लेकिन क्या यह परिकल्पना सही है? इसके लिए आपने एक रणनीति बनाई कि हम अपनी इस परिकल्पना को टेस्ट कर लेते हैं, इसका परीक्षण कर लेते हैं। इसके लिए आपने अपने गली में घर गिने। आपके गली में 100 घर हैं, तो अब 100 घर में जाकर के पूछना तो मुमकिन है नहीं। आपने उस 100 घरों में से 30 घरों को चयनित कर लिया कि हम किसी 30 घर में जाकर के, किसी भी 30 घर में, ठीक है, अपने दोस्तों के नहीं, अपने पास पड़ोस के नहीं, पूरे गली के 30 घरों में से, किसी भी 30 घरों में से जाके ये पूछ लेते हैं कि क्या 6 महीने में कोई आंधी तूफान आया था, या आपने हमारे घर में किसी जानवर को घुसते देखा था, या किसी मानव ने या किसी मनुष्य ने या किसी शरारती तत्व ने मेरे बगीचे को तहस नहस किया है, ऐसा करते हुए आपने देखा था। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये सर्वे करने की योजना बनाई। ये क्या हो गया, प्राइमरी डाटा कलेक्शन। फिर आपने सोचा कि अगर आंधी तूफान आया होगा तो इसकी जानकारी अखबार में तो जरूर निकली होगी। अब आप 6 महीने के अखबार उठाए और 6 महीने के अखबार के हिसाब को पलट के देखना शुरू किया, क्या इस तरीके की कोई घटना हुई है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। आपने हर घर में जाकर के पूछा, 30 में से 15-20 लोगों ने बताया कि हां अभी 15 दिन पहले आंधी तूफान आया था। बाकी 5 लोगों ने बताया, बाकी 10 लोगों ने बताया कि हां आपके सामने कुछ लोग खड़े तो रहते थे, घर के सामने लोग खड़े तो रहते थे, परंतु हमने उनको अंदर जाते नहीं देखा। बाकी 10 ने बताया कि हां आजकल गली में बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी ने भी ये पुष्टि नहीं की कि आपके घर के अंदर हमने किसी जानवर को देखा। इस तरह से आपने जब न्यूज़ उठा के देखे तो न्यूज़पेपर में भी आपको यही मिला कि 15 से 20 दिन से पहले भयंकर तूफान आया था। तो फाइनली आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपके बगीचे का तहस नहस होने के पीछे
कौन से कारण क्रियाशील है? प्राकृतिक कारण क्रियाशील है। इस तरीके से आपने अपने मानव जीवन की एक सामान्य सी समस्या का ये कैसा अध्ययन किया? क्रमबद्ध अध्ययन किया, व्यवस्थित अध्ययन किया। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा समाज है, इस समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं जिन्हें कि आप व्यवहारिक कैटेगरी में रखते हैं। बहुत सारी समस्याएं सैद्धांतिक समस्याएं भी होती हैं। उन समस्याओं से उन समस्याओं पे जब आप इसी तरीके से क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से शोध की यह प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की यह प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से विभिन्न समस्याओं पे जब आप ज्ञान प्राप्त करने की यह प्रक्रिया करते हैं, तो इसको आप शोध कह सकते हैं या इसको शोध की कैटेगरी में रखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि जो शोध का मैंने आपको अर्थ बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अब इस तरीके से जो शोध की सामान्य प्रकृति उभर के सामने आ रही है वो है कि शोध एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। आपने उद्देश्य निर्धारित किया है, आपने उस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से चरणबद्ध किया है कि पहले ये चरण होगा, फिर ये चरण होगा, फिर ये चरण होगा। बौद्धिक प्रक्रिया है। आप पक्षपात ढंग से कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपने ये इल्जाम अपने पड़ोसी पे नहीं लगा दिया कि उस पड़ोसी ने हमारे घर का बगीचा तहस नहस किया है। आपने सभी संभावनाओं पे समान रूप से विचार किया है। समान रूप से विचार करने के बाद में आप किसी निष्कर्ष को पहुंचे हैं। अतः यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। एक बौद्धिक प्रक्रिया का आपने पालन किया है। शोध के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सर्वथा नवीन होता है। शोध में पुराने सत्यों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है। 20 साल पहले, 25 साल पहले जो शोध हो चुका है, उस शोध से जो हमें सत्य प्राप्त हुआ है वो सत्य वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक हैं, वर्तमान समय में उनमें कितना परिवर्तन हुआ है, इस संबंध का स्पष्टीकरण भी शोध में प्रस्तुत किया जाता है। शोध एक तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। शोध के जो निष्कर्ष होते हैं उनको आप तर्कों के आधार पर अपने निष्कर्षों पे पहुंचते हैं और यह एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि यह पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, यह पूर्णतः विश्वसनीय है, पूर्णतः वैध है, पूर्णतः सुव्यवस्थित है, पूर्णतः परिष्कृत है। इसके आप क्योंकि इसमें आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, उसमें आपने प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया था। आपने परिकल्पना का निर्माण किया था, उसका परीक्षण किया था। आप आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार की मात्रात्मक विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बहुलक का प्रयोग कर सकते हैं, आप मीन का प्रयोग कर सकते हैं, उच्च सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। आंकड़ों को, जो आंकड़ों की आपने प्राप्ति करते हैं वो भी विश्वसनीय और वैध उपकरणों द्वारा की जाती है। यानी कि जो आप सर्वेक्षण का कार्य करेंगे इसके लिए आप प्रश्नावली या अनुसूची का निर्माण करेंगे। देखिए, प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में आप यूनिट 2 में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको संक्षिप्त रूप में यह बताया था कि आपने विभिन्न प्रश्नों का निर्माण करके सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया। तो ये जो सर्वेक्षण कार्य जिस आपने प्रश्नावली के आधार पे किया, उसके 2 भाग थे, प्रश्नावली और अनुसूची। जब आपने सर्वे में जा करके अपनी जो क्वेश्चनर थी वो भरने के लिए जिससे आप सवाल पूछ रहे थे, यानी कि जो सूचना दाता है उसको आपने दे दी, तो वो प्रश्नावली हुई। अनुसूची को आपने स्वयं भरा। लेकिन इस पूरे इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिटेल में इलेबरेट करेंगे यूनिट 2 में, जहां पे क्वेश्चनर और शेड्यूल आपके सिलेबस में शामिल है। यहाँ पे केवल ये जान लीजिए कि प्रश्नों की रचना करना, अर्थात कि आपने जो आंकड़ों की प्राप्ति की वो भी विश्वसनीय और वैध उपकरणों यानी कि विश्वसनीय और वैध प्रश्नों की रचना के द्वारा आपने विभिन्न प्रकार की आंकड़ों और सूचनाओं की प्राप्ति की है। तो ये तो हो गई शोध की सामान्य प्रकृति। अब शोध के उद्देश्य क्या होते हैं? शोध के उद्देश्य टर्नी और रोब महोदय ने बताया है कि
मूलभूत रूप से चार होते हैं। पहला होता है कि भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना, कि जो स्थिति भूत में किसी भी घटना की थी, वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, और जो चुनी हुई घटनाएं हैं उनके प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया और विशेषताओं को ज्ञात करना, कि जिस घटना का या जिस समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, गठन क्या है और उसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं, और चुनी हुई समस्याओं के विकास का इतिहास और होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना, कि अगर कोई घटना है तो उस घटना का इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। यानी कि हम ऐतिहासिक आधार पे हम उस शोध को पूर्ण करते हैं। चुनी गई घटनाओं एवं चरों में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना, यानी कि दो चरों के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जा रहा है, इस चीज का अध्ययन करना, यानी कि वह संबंध धनात्मक है, ऋणात्मक है या उनमें कोई संबंध नहीं है। इस तरह से जो शोध का अर्थ था, जो शोध की विभिन्न परिभाषाएं थी, जो शोध की प्रकृति थी और जो शोध का उद्देश्य था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो मैं आपको प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और अपने इस व्याख्यान को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, शोध की जो परिभाषा थी, वो शोध की परिभाषा विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। ठीक है। शोध को शाब्दिक व्युत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना, देखना और सब दिशाओं में जाना। लेकिन शोध, जब आप शोध शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो उस शोध शब्द के इस्तेमाल के अंतर्गत नए ज्ञान की खोज करना, पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत करना और प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण करना, ये तीन बिंदु समाहित होते हैं। और इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई, जैसे कि एलवी रेडमैन ने कहा कि शोध नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। इस एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में, ज्ञान प्राप्त करने के एक व्यवस्थित प्रयास के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। ड्रेवर महोदय ने इसे ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए एक व्यवस्थित खोज के रूप में देखा, और पीवी यंग महोदय ने यह कहा कि नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है, और साथ ही साथ परस्पर संबंधों की कारणात्मक व्याख्याओं एवं प्राकृतिक नियमों जो कि उन्हें प्रचालित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन्होंने नए तथ्यों की खोज पे भी बात कही, पुराने तथ्यों की वर्तमान पुष्टि पे भी बात करी, और साथ ही साथ इन्होंने दो चरों के मध्य में जो कार्य कारण संबंध होता है, यानी कि कोई संबंध है कि नहीं है, धनात्मक संबंध है या ऋणात्मक संबंध है, इन संबंधों की चर्चा करके मात्रात्मकता और वैज्ञानिकता की ओर भी इशारा किया। कुल मिलाकर के अगर आप शोध को समझना चाहते हैं तो शोध एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया हो गई, जैसा कि आपने उदाहरण द्वारा समझा। शोध के माध्यम से नए ज्ञान की खोज हो गई, शोध ने पुराने सत्यों को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया, शोध ने इसको प्रस्तुत करने में एक तर्कपूर्ण, सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ एवं परिष्कृत विधि का प्रयोग किया। शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का नए ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया, परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया, उनका परीक्षण किया गया, और यथासंभव मात्रात्मक विधि का भी प्रयोग किया गया। और शोध में सबसे पहले हमने इस बात का ध्यान रखा कि हमारा जो भी विवेचन हो वो पक्षपात रहित हो, और शोध में हम एक एथिक्स को, एक नैतिकता का पालन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम किसी भी प्रकार के संवेगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। यानी कि ये हम शोध में जिस चीज का भी अध्ययन कर रहे हैं, हमारे उसमें मनोभाव प्रकट नहीं होने चाहिए। हम सर्वथा तटस्थ होकर, पक्षपात रहित होकर के अध्ययन करते हैं, तभी प्राप्त ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं वैध होता है। ठीक ठीक, अंकिता कुमारी, अनुराधा, विनीता शर्मा, सीबी, दिलीप प्रसाद, कृष्ण कुमार, मधु पांडे,
मनीषा कुमारी, निशांत कुमार, पूजा कुमारी, पूजा कुमारी दो हैं, रामानुज, समझ में आया आपके? सरदार जी, शबनम परवीन, शानू, स्वीटी। ठीक है, हम आज के अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।